याद है? आप में कुछ ऐसे हज़रात हैं जो आज पहले दिन नज़र आ रहे हैं, तो इन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने जो पिछली 2-3 वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखनी है, क्योंकि उन तीनों में हम लोगों ने एक बेस डिस्कशन की है और हमने अपनी वो जो छोटी छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सवालों में आ जाती हैं उनको पक्का किया। रादर देन हम एक टॉपिक शुरू करते और हर टॉपिक में मैथ पे दोबारा से बहस करते, तो हम लोगों ने वो जितनी भी मैथ वाली बहस है वो हमने शुरू के 2-3 दिनों में कर ली है। तो ओरिएंटेशन प्लस 2 दिन जिसमें मैथ की डिस्कशन है, और इतनी डिस्कशन हमने कर ली थी कि सैटरडे वाले दिन तो हम 2 पास पेपर के सवाल भी सॉल्व करने की पोजीशन में आ गए थे। और फिर इन चैम्पियंस के साथ जो आप लोगों से पहले क्लास में मौजूद थे, इन लोगों ने जो है वो मशवरे दिए और हम कहीं ना कहीं 80-90% एक्यूरेसी के साथ सवाल करने की पोजीशन में आ गए थे। तो क्या आप लोगों ने घर जाके उन सवालों को दोबारा ट्राई किया? और इस दफ़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेहतर था, ज़्यादा साफ सुथरा था और कम टाइम में हो रहा था। दिस इज़ द गेम। समझ आना पहली गेम है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से क्या होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर थोड़ा सा खूबसूरत कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी प्रेजेंटेशन बेहतर होती चली जाती है, हाथ ज़्यादा सेट होता चला जाता है और हम कम टाइम में ज़्यादा कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन जो प्रैक्टिस करते हुए आपके जहन में आई, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो अभी भी परेशान कर रहा है कि ये हम प्लस क्यों कर रहे हैं, ये माइनस क्यों कर रहे हैं, ये 0.95 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, 0.98 से क्यों मल्टीप्लाई किया था, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? अगर कम सवाल और कम कन्फ्यूजन होगी तो फिर हम आगे ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोग जो बाद में आए हैं, फ़िलहाल तकरीबन आज हम कॉस्ट ऑफिशियली आज स्टार्ट करने लगे, लेकिन इससे पहले हमने जो किया वो बड़ा ज़रूरी चीज़ थी। पहले हमने समझा था कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर कैसा है, ICAP का क्या ट्रेंड है। हमने काफ़ी सारी अटेम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स देख के ये अंदाज़ा लगाया कि एग्जामिनर किस बात पे ज़्यादा उलझ रहा है। फिर हमने समझा कि हमारी क्या अप्रोच होगी जिससे हम उस चीज़ की तरफ ना आए। पास पेपर एनालिसिस को देखा था, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मिस की है वो हमने मैथ की प्रैक्टिस की है कि जो बेसिक मैथ आपको कॉस्ट के लिए चाहिए, हमने उसके ऊपर काम किया है, ताकि हर टॉपिक में जब हम काम करते हुए वो शॉर्टकट यूज़ करें तो फिर फ़ायदा हो। शायद आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए, लेकिन इस वीक में जिस वक्त भी मौका मिले ये पहले 3 लेक्चर ज़रूर देखने हैं ताकि आपको समझ आए कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। तो जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी दैट वाज गेम ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस थ्रू आउट CMA। तो CMA के 80% 90% ऑफ द टॉपिक्स में वही 5-6 जो सीधे सीधे लाइन आइटम है, यानी कि सेल, यानी कि मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, इन सब में फिक्स को छोड़ के हमेशा एक क्वांटिटी और प्राइस की जंग है। या क्वांटिटी के साथ कुछ हो रहा होता है या प्राइस के साथ कुछ हो रहा होता है, या इन्फॉर्मेशन आपको दोनों में चेंजेस का बता रही होती है। जब हमें ये समझ आ गया तो अब आगे हमें सवाल करते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आज कॉस्ट को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। कोई सवाल अगर है तो बताएं, नहीं चैलेंज। लें जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है? कुछ याद है? मैंने पहले दिन इसका नाम लिखा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग और नीचे लिखा था इसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। नई स्कीम में इसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही है। क्या था डिफरेंस? कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, कुछ याद आ रहा है? कॉस्ट जो फैक्ट्री से रिलेटेड, जो हम बेसिक बात करते हैं ना, मटेरियल पे इतना लगा, लेबर पे इतना लगा, इस इंफॉर्मेशन की अकाउंटिंग करना इस कॉस्ट अकाउंटिंग। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा ज़्यादा बड़े लेवल की चीज़ है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है फिर? डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस के आपने देखना है कि हमारे ये कॉस्ट है तो हमें क्या क्या करना होगा, ये प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं। जैसे भी हमने पिछले दिन जो वो क्लास में देखा था कि अगर हमारी इतनी कॉस्ट हो और हमें इतना प्रॉफिट कमाना है तो बताओ हमें सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल बेसिक लेवल की है जो सिर्फ समझे सीधी सीधी अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रही होती है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, हम इन्वेंट्री कितनी रखें, रहने दें, छोड़ दें। तो बहुत सारी जगह ऐसा डिसीजन आएगा, यानी कि हम कहेंगे प्रोडक्ट A बनाएं या प्रोडक्ट B बनाएं। फिर सवाल ये आएगा प्रोडक्ट हम खुद बनाएं या मार्केट से बनी बनाई खरीदें।
फिर सवाल ये आएगा ये कंपनी जारी रखें या इसे बंद कर दें। तो इतने सारे डिसीजंस होंगे और हर डिसीजन लेने के पीछे जो कैलकुलेशन होगी वो यही इन्हीं की होगी, क्वांटिटी और प्राइस वाली। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा है, यानी कि इसमें न्यूमेरिकल इन्वॉल्वमेंट कम और थ्योरेटिकल थोड़ी सी ज़्यादा है। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंसेस। अक्सर लोग FR1 और CM में साथ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग FR1 एक दफ़ा पढ़ते हैं और फिर अगली दफ़ा CM में पढ़ते हैं। इन एनी केस आई एम अज्यूमिंग कि आप में से शायद ही कोई हो जो CM में पढ़ रहा है और R1 से भागा हुआ है। तो होता क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, आप फाइनेंशियल पोजीशन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के बाद एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, किसको दिखाते हैं वो? शेयर होल्डर्स, यूजर्स को। यूजर्स उससे देखते हैं और उसके बाद उन्हें अंदाजा होता है कि इस कंपनी की क्या वर्थ है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक मकसद इंफॉर्मेशन देना है दुनिया को, जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या खासतौर पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका मकसद क्या है? डिसीजन मेकिंग। प्राइस क्या रखें, क्वांटिटी बनाएं या ना बनाएं, खरीदें या खुद बनाएं। तो यहाँ ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग हो रही है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। कानून कहता है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अकाउंट्स बनाओ, फिर उसको ऑडिट करवाओ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना वाजिब है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑप्शनल है। तो हो सकता है आप एक फैक्ट्री में जाएं और वो लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही ना करते हो, बस सीधी सीधी सी एंट्रियाँ रिकॉर्ड करते हो और बहुत ज़्यादा दिमाग ना इस्तेमाल करते हो। लेकिन जो जितनी अच्छी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहा होगा उसके डिसीजंस उतने ही ज़्यादा मज़ेदार होंगे। छोटे छोटे से डिसीजंस की आपको ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 1000 यूनिट कहीं से मंगवाने हैं, एक तरीका ये है कि हम साल के शुरू में 1000 यूनिट परचेज कर लें, उससे क्या होगा, हमें बल्क डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर अब यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए होंगे पूरा साल, इस्तेमाल तो थोड़े थोड़े से करके होंगे। जब हमारे पास पड़े होंगे तो किराया लग रहा होगा, उनकी हिफाजत पर खर्चा लग रहा होगा, उनकी वेयर एंड टेयर पे खर्चा लग रहा होगा। तो अगर मैं इकट्ठे ना खरीदता और मैं 10 दफ़ा खरीदता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन जब मैं 10 दफ़ा खरीदूंगा तो 10 दफ़ा मुझे कैरेज पे करनी पड़ेगी। और अगर मैंने एक दफ़ा ख़रीदा हुआ और मेरा स्टॉक शॉर्ट हो गया और 3 दिन बाद मेरा माल आया, तो मुझे 3 दिन में जो नुकसान होगा उससे बहुत बेहतर था कि मैं साल भर का पहले से अपने पास रखता। तो क्या होगा, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके सोचेंगे कि मैं इन्वेंट्री अपने पास रखूं या ऑन द स्पॉट ऑर्डर किया करूं। तो छोटे छोटे से डिसीजंस हैं जिसके पीछे एक मैथमेटिकल वर्किंग होती है और अल्टीमेटली आप डिसीजन लेते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ मेनली अबाउट डिसीजन मेकिंग, लेकिन है ये ऑप्शनल। ये सेठ की मर्जी है, इदारे के ओनर की मर्जी है कि वो ये वाला काम करें या ना करें। समटाइम आप बगैर सोचे बस काम करते रहते हैं, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाती है। अब ये उन्हें समझ आ रहा है जो पिछले 2-3 दिन से साथ साथ कनेक्ट है। प्राइमरी ऑडियंस, इसकी ऑडियंस है एक्सटर्नल, बाहर की दुनिया को देखने होते हैं ये अकाउंट्स, जबकि इसकी ऑडियंस इंटरनल, हमारे अपने फैक्ट्री के लोगों ने बैठ के देखना है कि हम अपनी कॉस्ट कैसे कम करें। ये कंपनी वालों ने डिसाइड करना है कि अगर मुझे इतना प्रॉफिट लेना है तो मुझे प्राइस क्या रखनी होगी, जो कि हमने जो आखिरी सवाल किया था उसमें हम एंड पे इस नतीजे पे पहुंचे थे कि कितनी प्राइस रखें तो हमें ये वाला प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इंटरनल यूज़र्स के लिए, वो एक्सटर्नल यूज़र के लिए। इसके ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, और इसके ज़्यादातर यूज़र्स हैं मैनेजमेंट और डिसीजन मेकर्स। इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, IFRS हैं, IAS हैं, उसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। कॉस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि स्टैंडर्ड नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड होता है तो पहले तकलीफ होती है कि आपको याद रखना पड़ता है कि ये डिस्क्लोजर, लेकिन फिर खुशी होती है कि बस यही होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सवाल नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल 6 तरह से हो सकता है। शायद क्लास में जितने लोग मौजूद हो हर किसी का जवाब दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन एंड रिजल्ट सबने सेम निकाला हो। फ्रीक्वेंसी, ये नॉर्मली क्वार्टरली, एनुअल, जो भी पीरियड एंड है उस पर बन रहे होते हैं, और ये जब ज़रूरत होती है तब बना लेते हैं। फिर इसका एक्सटर्नल रिव्यू, ऑडिटर, रेगुलेटर आके चेक करते हैं कि भाई तुम दुनिया को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सही भी है या नहीं, तो इसके ऑडिट वगैरह भी होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जबकि कॉस्ट अकाउंट्स के को बहुत ज़्यादा उस तरह से ऑडिट वगैरह की बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। फोकस, इसका फोकस है पास्ट, उसका फोकस है फ्यूचर। नहीं समझ आई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सेल्स दिखा रहे होते हैं वो गुज़िश्ता साल की होती है। जब ईयर एंड आएगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो लिखा हुआ होगा सेल्स इतने लाख थी, परचेज इतना था, इतना था।
पूरा साल एंट्रियाँ होती रही होंगी, एंट्रियाँ बाद में लेजर्स में इकट्ठी होंगी, लेजर्स ट्रायल्स में इकट्ठे होंगे, ट्रायल से फाइनेंशियल्स बनेंगे। फाइनेंशियल बता रहे हैं साल गुजरा कैसा, ये क्वार्टर कैसा था, इस साल कितना रेवेन्यू था पास्ट। और हमने जो सवाल में देखा था, बताओ कितनी सेलिंग प्राइस रखनी चाहिए। अगले साल की हमें ये इंफॉर्मेशन पता लगी है कि यूनिट्स 10% बढ़ जाएंगे, रेट इतना कम हो जाएगा। तो इधर हम फ्यूचर डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर, हम अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम अपने करंट को प्रेजेंट करने के लिए या पास्ट को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका स्कोप है कंपनी वाइड, ये पूरी कंपनी में इस्तेमाल होंगे, जबकि वो सिर्फ फैक्ट्री शैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट रिलेटेड, यानी कि सारी कंपनी के सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो काम की चीज़ है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री और फैक्ट्री के अंदर जहां मेनली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बस वहां पे काम आता है। तो क्या हमें कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस समझ आ रहा है? मैंने कहा कि आज हमारा लेक्चर ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, न्यूमेरिकल वर्किंग्स थोड़ी कम है, और पिछले 2 दिन से हम जो है ना वो सवाल पे सवाल करते जा रहे थे, और हमसे मुराद है हम सब सवाल पे सवाल कर रहे थे। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, पता नहीं आप ओरिएंटेशन तक कब तक पहुँचें, लेकिन एक मोटा सा रजिस्टर आपके पास डेडिकेटेड फॉर कॉस्ट होना चाहिए, और कोशिश करें कि उसमें कॉस्ट के अलावा कुछ ना हो, और उसी तरतीब से ही आप उसमें काम करें जिस तरतीब से क्लास में चल रहा है। फिर घर जाके होमवर्क करें तो उसका हेडिंग दें होमवर्क की, ताकि बाय द एंड ऑफ सेशन या बाय द एंड ऑफ टॉपिक हमारे पास क्या होगा, जो ये वाली स्लाइड्स हैं, ये वाली स्लाइड्स हैंड आउट की फॉर्म में हम आपको शेयर कर रहे होंगे, ग्रुप में भी शेयर कर रहे होंगे। अभी आपके पास वो हैंड आउट्स मौजूद हैं, ठीक है, तो वो हम फिर सॉफ्ट में शेयर करें या किस तरह से? हाँ, मेरे ख्याल में टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम हार्ड में भी शेयर कर सकते हैं, ये उसके बाद उसके क्लिप काट काट के अपने पास रेलेवेंट जगह पे भी लगा सकते हैं। तो ठीक है, आज वाले फिर हम इन्हें वो हैंड आउट दे देते हैं, उसके बाद जब हमारा चैप्टर ख़त्म होगा तब हैंड आउट्स, और ग्रुप में हम साथ साथ सॉफ्ट में हर दिन जो कर रहे हैं वो साथ साथ उसको शेयर करते जाएंगे। तो एक अच्छा सा मोटा सा रजिस्टर जिसमें आप साथ साथ चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और एक कैलकुलेटर हर दिन आपके पास होना चाहिए। मैं क्लास में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम सवाल कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप सबके पास कैलकुलेटर है। ऑल्दो मोबाइल वाले कैलकुलेटर भी चल जाते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि हाथ में एक प्रॉपर फिजिकल कैलकुलेटर हो जिसको यूज़ करने की आदत हो, और इनिशियल आदत 2 हाथों से यूज़ करने की, और एडवांस याद है हमने कहा सिर्फ लेफ्ट हैंड से अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो आप पेपर में अपने 20-25 मिनट बड़े आराम से बचा सकते हैं। खैर वो एडवांस यूजर्स की बात है, थोड़ा सा आगे चल के मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब एक सवाल में इतनी कैलकुलेशंस देखेंगे ना, तो आपको खुद ही से एहसास होगा कि ये जो है ना, कैलकुलेटर पे जितनी तेज़ी होगी उतना अच्छा है। अब हम चलते हैं, हमने दोनों का फ़र्क देख लिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चे की ही जिक्र हो रहा होता है, और हमारे 3-4 मेन खर्चे कौन से हैं? 3-4 मेन खर्चे कौन से हैं जब हम फैक्ट्री में कॉस्ट अपनी वो कर रहे होते हैं? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स के अंदर 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। अब इनमें कुछ चीज़ें डायरेक्ट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट हो सकती हैं, लेकिन प्रॉपर पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग इन्हीं 3 चीज़ों के गिर्द घूम रही है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मज़े की बात है, मटेरियल पे भी एक चैप्टर पढ़ेंगे, लेबर पे भी चैप्टर पढ़ेंगे, ओवरहेड पे भी चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर बड़े वाले टॉपिक्स में ये सारे मिल के इस्तेमाल भी हो रहे होंगे। एक ज़माना था कि इस पेपर का इतना सिलेबस बड़ा होता था कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के चैप्टर में से सवाल ही नहीं पूछता था आई कैप बड़े सवाल पूछ लेता था, उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाते थे। अब वो बड़े टॉपिक्स उठा के उन्होंने MFA में मूव कर दिए हैं, तो अब इन गरीब छोटे टॉपिक्स की भी बारी आ गई है। लें जी, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो एक बड़ी डिस्कशन होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि आपको ICAP की किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस ICAP की किताब के बीच बीच में से जहाँ जहाँ थ्योरेटिकल या काम की डिस्कशन है, मैं क्लिप लेके आपके सामने यहाँ पे कर दूंगा, और ये जब हैंडआउट्स आपको मिलेंगे तो आप वो हैंडआउट्स अपने साथ रजिस्टर पर अटैच कर सकेंगे, तो वो सारी डिस्कशन। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2 तरह के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या मतलब है? जिसको हम सीधा सीधा कह सकें, हाँ भाई ये सीधी सीधी डायरेक्ट प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल हुई है। और इनडायरेक्ट का क्या मतलब होगा? जो डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल एक बंदे को मैं बुला के लेके आया कि तुमने कुर्सियां बनानी है, तो जो आके कुर्सियां बना रहा है ये डायरेक्ट लेबर है। और एक बंदा कुर्सियां बना रहा है और हमारे पास एक ऑफिस बॉय है जो हर कमरे में लोग जो मौजूद है उनको पानी दे रहा है, और उसने आके इस मजदूर को भी पानी दे दिया, तो ये मजदूर तो डायरेक्ट लेबर है, और वो जो ऑफिस बॉय है उसने डायरेक्टली प्रोडक्शन तो नहीं की।
लेकिन वो रखना इसलिए पड़ा कि 6 कमरों में प्रोडक्शन हो रही है, तो उसने प्रोडक्शन में हेल्प नहीं की लेकिन सपोर्ट प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह के खर्चे को फिर हम इनडायरेक्ट खर्चा कह देते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो जो फुली ट्रेसेबल है, प्रोडक्ट, सर्विस या डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल जो कि खास तौर पे आपने उस प्रोडक्ट के लिए जो बना रहे हैं उसके लिए लेके आए। लेबर जो डायरेक्टली उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो रहा है, और अदर एक्सपेंसेस जो कि खास तौर पे उस प्रोडक्शन के लिए लगे। लेकिन फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसको हम नॉर्मली प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं, वो एक्सपेंसेस हैं जो उस चीज को बनाने में लगे और इन्होंने बनाने में हेल्प की। अगर कमरे में एसी नहीं भी चल रहा होता, कुर्सी फिर भी बन ही जाती। अगर बिजली प्रॉपर ना भी आ रही होती तो कुर्सी बनाने वाला कुर्सी कुछ ना कुछ बना तो लेता। तो जो बिजली शायद जो हमने दी वो एक्स्ट्रा शशके के लिए दी। तो हो सकता है किसी बढ़ई के पास एक ओपन एयर में शाम के वक्त बंदा बैठ के कुर्सी बना रहा हो, तो शायद उस पर बिजली भी ना लग रही हो। यानी अगर बिजली नहीं भी लगती तो प्रोडक्ट बन जाती, लेकिन अगर लकड़ी ना लगती तो प्रोडक्ट ना बनती, अगर वो मजदूर ना आता। तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट खर्चे हैं ज़्यादातर वो मटेरियल और लेबर के होते हैं, और जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो इस तरह के हैं जो और चीज़ें इसमें करनी पड़ी। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं ये सामने से इस चीज़ को गायब करूं और आपसे पूछूं कि अगर एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक लेबर आके कुछ लकड़ी को कुर्सी बनाने में काम कर रहा है, तो उस दौरान और ऐसे क्या खर्चे हैं जो कि इनडायरेक्ट हैं और हमें असूलन उस खर्चे में ऐड करने चाहिए। एक फैक्ट्री में अगर काम हो रहा है तो कौन कौन से और खर्चे आपको लग रहा है? लेबर का खाना पीना, अगर हम उसको खाना पीना दे रहे हैं, अगर नहीं भी देते तो काम तो वो कर रहा था, हमें ओवर एंड अबव दे रहे हैं, लेकिन वो खाना हमें क्यों देना पड़ा? क्योंकि वो काम कर रहा था। तो है तो वो इनडायरेक्ट, लेकिन मैं फिर एंड पे भाई फॉर एग्जांपल मैं एक मजदूर लेके आया, उसने मेरे से लिए 20,000, लकड़ी में लेके आया 20,000 की, तो 40,000 रुपया। मैंने सोचा 45,000 की कुर्सियाँ बेच देता हूँ, ज़बरदस्त काम। लेकिन जिस कमरे में कुर्सियाँ बन रही थी वहाँ बिजली भी इस्तेमाल हो रही थी। फिर मैं उस बंदे को डेली 2 टाइम पे खाना भी खिला रहा था। तो पता ये लगा कि मैंने वो जो इनडायरेक्ट खर्चे जब ऐड किए तो 6,000 के खर्चे थे। अगर मैं सिर्फ मटेरियल और लेबर की कॉस्ट लेता और कहता लो जी 40,000 मेरा खर्चा है, 45 बेचूंगा, तो कितना फ़ायदा हो जाएगा? लेकिन वो सारी कैलकुलेशन गलत हो गई जब मैंने ये इनडायरेक्ट खर्चे डाले। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मानना ये है कि आपको ज़रूर एस्टिमेट करना चाहिए कि हमारे इनडायरेक्ट खर्चे कितने हैं, और फिर वो इनडायरेक्ट खर्चे आपको अपनी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। तभी हम मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स की बात करते हैं। वो एक्सपेंसेस जो मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट में साथ साथ वो हुए, फॉर एग्जांपल कोई सर्विस प्रोवाइड करना है, कोई डिपार्टमेंट वगैरह, लेकिन हम उसको डायरेक्टली या फुली उस प्रोडक्ट, सर्विस या डिपार्टमेंट को एलोकेट नहीं कर सकते कि ये था, वो खाना देने वाला ना आता तो कुर्सी बन ही ना पाती, हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अगर लकड़ी मौजूद ना होती तो कुर्सी नहीं बन पाती, अगर वो मजदूर ना मौजूद होता कुर्सी बन, कमरा छोटा होता बड़ा होता कुर्सी बन जानी थी, बिजली कभी आती कभी ना आती कुर्सी बन जानी थी, लेकिन मजदूर ना आता। तो इसका मतलब है कि फिर ये हमारे इनडायरेक्ट खर्चे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, लेबर जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल में, लेकिन इनडायरेक्टली वो उसमें हेल्प कर रही है। वो सुपरवाइजर जो सबको सुपरवाइज कर रहा है, वो कुर्सी बना नहीं रहा लेकिन हर बंदे से आके कह रहा है काम सही कर रहे हो ना, काम सही कर रहे हो। तो वो जो सुपरवाइजर का खर्चा है, अगर मैं उसको एलोकेट नहीं करूँगा तो फिर गलत हो जाएगी। इसी तरह से वो टूल्स, स्पेयर्स, मटेरियल जो साथ साथ इस्तेमाल हुए, भाई एक कुर्सी बनाने पे 4 कीलें लगी, 4 कीलें शायद 10 रुपए की थी और कुर्सी शायद बनी है 500 रुपये में। तो 10 रुपये है तो छोटी चीज़, लेकिन अगर मैं 10 नहीं काउंट करूँगा तो इस तरह के पता नहीं कितने सारे 10 हैं जो मैं काउंट नहीं कर रहा। तो जो इनडायरेक्ट छोटे छोटे से मटेरियल उसके ऊपर लगे, थोड़ी थोड़ी सी और चीज़ें। फिर फैक्ट्री रेंट, अगर फैक्ट्री की प्रेमिसेस हैं तो फिर उसका रेंट लगेगा। फिर मशीन और इक्विपमेंट जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी डेप्रिसिएशन भी तो लग रही है। फिर इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटी एक्सपेंसेस वगैरह भी हमारे साथ साथ लग रहे हैं। तो इनको हम कहते हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का फ़र्क समझ आ रहा है? अगेन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को नॉर्मली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अंदर वो जो छोटे छोटे मटेरियल हैं, कीलें शीलें, वो भी आ जाएंगी, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। वो लेबर भी आ जाएगी जो डायरेक्ट कुर्सी बनाने पे नहीं लगी, वो जो सुपरवाइज़र था, वो जो खाना प्रोवाइड कर रहा था, वो जो पानी ला के दे रहा था, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए हम मटेरियल और लेबर को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल
डायरेक्ट लेबर। जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे उतना ही डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, उतना ही डायरेक्ट लेबर। तो ऐसे में मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को कलेक्टिवली हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। तो अगर सेठ पूछे वो कहे यार बताओ इन चीज़ों में मोटी मोटी क्या कॉस्ट लगी है, तो फिर मटेरियल लेबर ऐड करेंगे, हम कहेंगे हमारी प्राइम कॉस्ट इतनी लगी है। अगर वो टोटल कॉस्ट कहेगा तो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। अगर वो कन्वर्जन कॉस्ट, वो कहे यार 20,000 की हम लकड़ी लेके आए, उसके ऊपर कितना लगा, उस लकड़ी को कुर्सी बनाने में कितना लगा, तो फिर मटेरियल और ओवरहेड, वो लेबर और ओवरहेड, तो लेबर और ओवरहेड को मिला के हम काउंट करें तो कन्वर्जन कॉस्ट कहलाता है, और मटेरियल प्लस लेबर को हम कहें तो प्राइम कॉस्ट। तो अगर हम 3 तरह की कॉस्ट की बात करें, लेबर, मटेरियल और ओवरहेड्स, इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट है। इन दो को अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा तो ये कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। अगर इन दो को देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, कन्वर्जन कॉस्ट। तो कभी कभी आई के मूड में बैठा होता है, वो कहता है मटेरियल पे इतना लगा और कन्वर्जन कॉस्ट इतनी लगी, और उस टाइम पे लोग भूल गए होते हैं कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या चीज़ थी। तो लेबर प्लस ओवरहेड को कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर को प्राइम कॉस्ट कहते हैं, और तीनों को मिला दें तो टोटल कॉस्ट। आज का हमारा जो टारगेट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट के, वो क्या हैं और किस तरह से। ये फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर है? क्या होता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, क्या होता है? हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट जो चेंज नहीं होती, और वेरिएबल जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी के हिसाब से चेंज हो रही होती है। तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही बढ़ेगी, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उसी फिक्स कॉस्ट में रहते हुए फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। तो इसका मतलब है कि फिक्स कॉस्ट में खिचड़ी थोड़ी सी आउट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक चेयर बनाने के लिए 5 kg वुड इस्तेमाल होती है, और 1 kg वुड की कॉस्ट 100 रुपीज है। एक चेयर बनाने पे 5 kg वुड इस्तेमाल होती है, और 1 kg की कॉस्ट, मैंने आपसे कहा था कि मटेरियल की कॉस्ट यूनिट के हिसाब से भी हो सकती है और किसी और मेजरमेंट में भी हो सकती है। अगर मुझे पर चेयर कॉस्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं कह सकता हूं 1 चेयर की टोटल कॉस्ट जो है वो बन गई ₹500। तो कभी सवाल में डाटा दिया हुआ होगा कि आपका मटेरियल पर यूनिट इतना लगेगा, कभी वो होगा कि जी उस पे इतने केजीज लगेंगे और हर केजी का रेट दिया हुआ होगा, तो भी आप पर यूनिट रेट निकाल सकते हैं। अब सवाल ने हमें मजीद इंफॉर्मेशन दी, उसने कहा जी आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 1,20,000 की। फिक्स कॉस्ट 1,20,000 की है। अगर हम 100 चेयर्स बनाएं तो हमारा खर्चा क्या आएगा? अगर हम 100 चेयर्स बनाएं तो कितना खर्चा हमारा लगेगा? चेयर पे मटेरियल की कॉस्ट हमें पता है और फिक्स कॉस्ट पता है। फर्ज करें लेबर है ही नहीं, नहीं जी, 100 चेयर्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं पहले? 500 से। तो इससे मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी 50,000, और फिर मैं फिक्स कॉस्ट ऐड कर दूंगा, कितनी? 170,000 हो गई। तो हमें पर चेयर कितनी कीमत पड़ी? पर चेयर 1700 हमें पर चेयर पड़ी
1700। अगर चेयर्स हों 500 या 600, नहीं जी 600 चेयर्स हैं और एक चेयर कितने की है? ये कितना बना? 300,000। और फिक्स कॉस्ट कितनी है जी हमारी? 120,000। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 420,000। पर चेयर कितनी आई? 700। ये क्या हुआ? कुर्सी तो बड़े कम रुपए में बन रही है, वही कुर्सी 1700 रुपए में बन रही थी। क्यों? चेयर ज़्यादा हो गई हैं। अब कमरे में बिजली तो उतनी लग रही है, किराया भी उतना लग रहा है। पहले जहां हमने 100 कुर्सियां बनाई थी, अब हमने वहां बना दी 600 कुर्सियां। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चीज़ है, इसका ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ है। ये वेरिएबल कॉस्ट है, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा लगेगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट में बड़ा फ़ायदा है कि फिक्स कॉस्ट अपनी जगह खड़ी रहती है। एक काम करते हैं, ये दोनों कॉस्ट पर यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। 50,000 टोटल कॉस्ट लगी थी कितनी कुर्सियों पे? 100। तो इसको 100 पे डिवाइड करें तो क्या आया? 500, जो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद थी। ये फिक्स कॉस्ट 1,20,000 डिवाइड करें 100 कुर्सियों पे 1200, जिसकी वजह से ये ग्रैंड टोटल बन गया था 1700। यही हिसाब किताब ज़रा थोड़ा सा इधर आके करते हैं। यहाँ पे ज़रा मुझे बताएं पर यूनिट कितना है। अब मैं इसको डिवाइड करूं या ना करूं मुझे पता है। फिक्स कॉस्ट 200। टोटल कितना हो गया? इसका मतलब है कि ये वाला वेरिएबल तो वहीं पे ही है, फर्क कहां पड़ा है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रही है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई है। अच्छा अब टोटल की बात करते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई और टोटल फिक्स कॉस्ट, इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहती है। तो जब भी आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहेगी, लेकिन टोटल में जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में सेम रहेगी, लेकिन जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे पर यूनिट में। फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में एक टीचर अगर पढ़ा रहा है, उसकी एक कॉस्ट है, एसी चल रहे हैं और एसी की एक कॉस्ट है, किराया और किराए की एक कॉस्ट है। तो कमरे में 10 लोग बैठे होंगे तो वो सारी कॉस्ट 10 पे डिवाइड हो जाएगी, और अगर 100 लोग बैठे होंगे तो वो 100 पे डिवाइड हो जाएगी। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है उतनी कम पड़ती है, और जितने कम यूनिट्स हो उतनी ज़्यादा पड़ती है। अब याद आया कि जब हम चार्ट बनाते थे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स, तो हम कहते थे मटेरियल भी सीधा सीधा, लेबर भी सीधा सीधा, वेरिएबल ओवरहेड भी सीधा सीधा, लेकिन फिक्स कॉस्ट, मैंने आपसे कहा था फिक्स कॉस्ट पे आके खिचड़ी पक जाती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती नहीं, हम धक्के से बनाते हैं। वो तो 1,20,000 ही है, मैं अगर 1200 यूनिट्स बनाऊंगा तो वो 100 रुपये पे चली जाएगी, मैं मजीद यूनिट्स बनाऊंगा वो और कम हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक होता है इस तरह से। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन वो क्वांटिटी इनटू प्राइस वाले रेट से नहीं होती, लेकिन अगर हमने अपना किसी को बतानी है कि जी हमारी पर चेयर कॉस्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे चेयर पे लकड़ी लगी इतने, मटेरियल लगी इतनी, और फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी कॉस्ट होगी और कितनी कुर्सियाँ होंगी, और अंदाज़ा लगा देंगे कि पर कुर्सी इतना लग जाएगा। तो हम कहेंगे 200 का मटेरियल लग जाएगा, 200 का लेबर लग जाएगा, और एक रफ अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम शायद 1000 कुर्सियाँ बना पाएँ, तो चलो जी हमारा कोई 110 रुपया हमारा फिक्स कॉस्ट लग जाएगी। तो अगर किसी कस्टमर को कोट करना है तो आपको पता होगा मेरा पर कुर्सी 510 रुपया लगा,
अब मैं उसे 600 रुपये 700 रुपये कोट करूंगा तो मैं इतना प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो फिक्स कॉस्ट में सबसे ज़्यादा खिचड़ी होती है कि आप फिक्स कॉस्ट को अंदाज़ा लगा के और फिर उसको डिवाइड करते हैं। तो दिस चैप्टर इज मेनली अबाउट उस फिक्स कॉस्ट को हमने डिवाइड कैसे करना है। हमने कॉस्ट को स्टार्ट किया है और जिस चैप्टर से स्टार्ट किया दैट इज ओवरहेड्स। हम मटेरियल और लेबर पे बात नहीं कर रहे, पहले ओवरहेड समझ रहे हैं। क्योंकि ओवरहेड समझ गए तो फिर उसके बाद हर जगह मटेरियल लेबर की तो एक जैसी कहानी है, वही क्वांटिटी होनी है, वही रेट होना है, उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है। तो क्या ये जो मैं बातें कर रहा हूँ समझ आ रही हैं? तो क्या मैं एक चार्ट बनाने की कोशिश करूँ? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल, पर यूनिट। दोबारा से, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल, पर यूनिट। आपने बताना है कांस्टेंट या इंक्रीज या डिक्रीज। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही हो, ये चार खानों में हमने कुछ लिखना है। जो हमने लिखना है या वो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है या सेम, मतलब या आपने सेम बताना है या इंक्रीज बताना है या डिक्रीज। इस खाने में क्या लिखूं? इंक्रीज। प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। टोटल फिक्स कॉस्ट सेम। पर यूनिट, जैसी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्या होगा? सेम रहेगी, क्योंकि वो तो एक यूनिट की है ना। आप जितनी भी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे पर यूनिट तो सेम है। सेम, बहुत सोच के बताना है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वही है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, वही बात है कि 10 बच्चों पे वही खर्चा डिवाइड करें या 100 पे करें, तो जब 100 पे करेंगे तो पर बच्चा खर्चा कम हो जाएगा, डिक्रीज। इधर भी अब आपने हेल्प करनी है। इस दफ़ा मैं आपसे कहूँगा कि प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम, इंक्रीज। इसका मतलब है कि टोटल फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक ही नहीं है प्रोडक्शन के लेवल से, और इसी तरह से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। पर यूनिट वेरिएबल का डायरेक्ट ताल्लुक होता है, पर यूनिट फिक्स का इनडायरेक्ट ताल्लुक होता है। टोटल वेरिएबल का डायरेक्ट ताल्लुक और पर यूनिट फिक्स का। तो जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, जितनी प्रोडक्शन कम होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट में उलट है, जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतनी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होगी, और जितनी प्रोडक्शन कम होगी उतनी पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा होगी। इसी वजह से आप इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ते थे कि एक बिजनेस को बेहतर करने का तरीका यह है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चले जाएं, ज़्यादा काम करें। अब कॉलेज में अगर सिक्योरिटी गार्ड्स का उतना ही खर्चा है, कॉलेज के निज़ाम का उतना खर्चा है, एसी का उतना खर्चा है, और हम ये सारा खर्चा करके 2000 बच्चों को पढ़ा रहे हों, अगर इसी खर्चे में रहते हुए हम 2500 बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। हमें पर बच्चा कॉस्ट कम पड़ जाएगी। कॉस्ट तो लग गई है, लेकिन जब आपको पर यूनिट कम होगी तो उससे आपको ज़रा प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आना शुरू होगी। तो जब भी कॉस्ट में हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे ब्रेक इवन वगैरह की, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा। काश ये इंपॉर्टेंट ना होता, क्योंकि इसमें हर दफ़ा कैलकुलेशन डिफरेंट है। वरना देखें, मटेरियल उसी तरह से क्वांटिटी प्राइस, लेबर उसी तरह से क्वांटिटी प्राइस, और वेरिएबल कॉस्ट उसी तरह से यूनिट्स और प्राइस। मसला कहाँ के ख़राब होता है? फिक्स्ड कॉस्ट में। अब किताब बहुत ही छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको उस तरह से समझाना चाह रही है। एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ख्याल है? वेरिएबल कॉस्ट आर दोज दैट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट उसे कहते हैं जो आउटपुट के लेवल से चेंज हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ फाइनल। हम अगर रॉ मटेरियल के 100 यूनिट बना के 100 फाइनल प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा लकड़ी, मेरी एग्जांपल में थी 5 kg लकड़ी, तो यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल था
केजी, 5 केजी से बनी थी एक कुर्सी। इन्होंने जो एग्जांपल लिया उन्होंने क्या कहा, 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड टू प्रोड्यूस, तो इनके यहाँ फिर 1 यूनिट से एक चीज बन रही होगी। इट मीन्स फॉर 1 यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कि कुर्सी है, 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल जैसे कि केजीज है, विल बी रिक्वायर्ड। वेयर द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ मटेरियल इज 10, द कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स विल बी 1000. Similarly, labor take 2 hours to produce 1 unit of final product, so 400 hours will use to produce 200 units. अगर वो 2 घंटे 1 यूनिट के लिए लेता है तो वो 200 यूनिट कितनी देर में बनाएगा, 400 आवर्स में। लेबर चार्जेस अगर 5 पर आ रहे हैं तो 200 यूनिट पे 400 आवर्स का मतलब ये है कि 2000 की लेबर लगेगी। अपनी तरफ से सोच रहे थे कि बहुत आसान तरीके से बच्चों को समझाएंगे, लेकिन अच्छी खासी खिचड़ी मका दी। इसी वजह से टीचर्स तंग आके कहते हैं भाई आईकेप की किताब नहीं पढ़ना बेहतर है, वो पता नहीं कौन कौन सी विदेशी किताबों का छापा होती है। तो बहरहाल इन्होंने आपको वेरिएबल कॉस्ट समझाने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ नहीं आई, लेकिन हमें ऑलरेडी जो आता है वो बहुत अच्छा है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे कांटा लगा देते हैं, फिज़िकल कांटा लगा देते हैं। ये लें जी, ये ऐसे अजियत दी है इन्होंने, अच्छा भला हमें समझ आई हुई थी। देखते हैं फिक्स कॉस्ट दैट अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट जो मर्जी हो, इसने होना ही होना है, रेंट तो लगना ही होगा। आप एक भी यूनिट नहीं बनाएंगे, रेंट तो लग रहा होगा। कमरे में एक भी कुर्सी बन रही होगी तो बिजली तो चलेगी, सुपरवाइजर के तो पैसे देने ही पड़ेंगे, अकाउंटेंट के तो पैसे देने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ फैक्ट्री शेल बी चार्ज ऑन मंथली बेसिस वेदर और नॉट प्रोडक्शन इज कैरीड। रेंट जो है वो चीज़ का है कि आपने प्रेमिसेस का, मतलब ये वादा नहीं है कि प्रोडक्शन करेंगे तो तुम्हें रेंट देंगे। हम अगर बिल्डिंग वालों से कहें यार इस दफ़ा हमने मार्च का महीना था, मार्च के महीने में तो क्लासें ही नहीं होती, बच्चे पेपर देते हैं, और चूंकि ईद सर पे थी तो हमारी अप्रैल में क्लासें, तो मार्च का हमसे किराया मत लो, क्या वो मानेगा? वो किराया अपनी बिल्डिंग का ले रहा है, अब हम 2 बच्चों को उसमें मार्च के महीने में अकोमोडेट कर सके या 2000 बच्चों को कर सके, तो हमारे 1-2 महीने ऐसे होंगे जिसमें खर्चा पड़ रहा होगा, लेकिन हमारे पास यूनिट्स होंगे ही नहीं जिनको हम सर्व कर रहे होंगे। तो फिक्स कॉस्ट ने तो वो बड़ी बेरहम है, उसने तो पढ़ना है टोटल। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वेरी पर यूनिट ऑफ आउटपुट। फिक्स एक्सपेंस, फिक्स कॉस्ट चेंज होती है पर यूनिट पे। आप ये देखें, जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे आई है तो वो चेंज हुई है, लेकिन जब वो टोटल में थी तो सेम थी। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम थी, लेकिन टोटल में चेंज हो रही थी। तो आगे उन्होंने कहा कि जी अगर फर्ज करें 10,000 रेंट है और कंपनी अगर 100 यूनिट्स बनाती है और सेकेंड मंथ में उसने 150 यूनिट बनाए, तो पहले यूनिट में उसने पहले मंथ में जो 100 यूनिट बनाए तो 10,000 100 पे डिवाइड होगा, तो 100 रुपया लगा पर चीज़ का खर्चा। और जब अगली दफ़ा उसने 150 यूनिट बनाए तो अब खर्चा कितना लगा? जिस तरह से हमारी एग्जांपल में जब हमने 100 कुर्सियाँ बनाई थी तो पर यूनिट हमें 1200 रुपये लग गया था, और जब हमने 600 कुर्सियाँ बनाई थी तो 200 रुपये लगा था। तो वो यही बात समझाना चाह रहे हैं। फिर इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टेप फिक्स कॉस्ट का। मेरे सामने अकाउंटेंट्स हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको स्टेप फिक्स कॉस्ट का पता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसका जिक्र हुआ है। स्टेप फिक्स कॉस्ट नहीं हुआ तो हम जिक्र कर लेते हैं। स्टेप फिक्स कॉस्ट, इस कमरे में 100 कुर्सियाँ, 5 बच्चे भी बैठे होंगे तो एसी चल रहा होगा, और 100 बैठे होंगे तो भी एसी चल रहा होगा, किराया भी लग रहा है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ इस कमरे पे हमारा 1 लाख रुपया खर्चा हो जाता है महीने का। किराए का कुछ पोर्शन हमने इस कमरे को, हमने कहा पूरी बिल्डिंग का इतना किराया है तो एक कमरे का इतना किराया होगा, वो सोचा, और फिर बिजली सोच ली। तो फ़र्ज़ करें, मैं फ़र्ज़ करें के लिए कह रहा हूँ 1 लाख, वरना तो 2 एसी चल रहे हो पूरे महीने तो वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। 1 लाख रुपया पर मंथ खर्चा है कमरे का, और बच्चे बैठे हैं 100, तो पर बच्चा कितना खर्चा हुआ? 1000। अगर 10 बच्चे बैठे हो और ख़र्चा 1 लाख रुपए का, तो पर बच्चा 10,000 खर्चा है। इसका मतलब ये है कि हम बच्चे बढ़ा के अपनी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम कर सकते हैं। कि फिक्स कॉस्ट कहाँ खड़ी हुई है? 1 लाख। 80 यूनिट लगें तो भी 1 लाख लगेगा,
90 यूनिट्स हो तो भी 1 लाख लगेगा, 100 यूनिट्स हो। लेकिन अगर 101 बच्चे हुए या 105 बच्चे हुए, कमरे में तो 100 बच्चे से ज़्यादा पूरे नहीं आ रहे, दूसरे कमरे में जाएंगे, वहाँ लगे हुए होंगे 4 AC, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब ये तो टीचर डिपेंडेंट है ना। फर्ज करेंगे स्टॉक आइटम होते हैं, आप लोग बोरियां होते, तो इस कमरे में 100 बोरियां रखी हुई होती हैं और कमरे पे लाख रुपया खर्च आ रहा होता। अब 5 और बोरियां आ गई, अब 5 बोरियों के लिए कमरा पूरा खोलना पड़ जाएगा। जब पूरा कमरा खोलेगा तो उसका लाख रुपया खर्चा होगा। तो मजे की बात है कि 100 यूनिट का खर्चा 1 लाख था और 102 यूनिट का खर्चा 2 लाख हो गया। लेकिन अब ये वहीं पे खड़ा रहेगा 2 लाख पे, अगले 98 यूनिट्स भी ऐड होते चले जाएंगे तो वहीं पे रहेगा। तो हम हमेशा कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ सेम रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खास लेवल से जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको एक और स्टेप कॉस्ट ऐड करनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। इसको अगर डायग्राम पे दिखाएं तो एक बहुत ही फजूल सी तस्वीर, जो कि मैंने अपने किसी ऑनलाइन क्लास में अपने कलम से बनाई होगी, ऑनलाइन कलम से। यहाँ कॉस्ट है और ये आउटपुट है। आपका आउटपुट 1 बच्चे से लेके 100 बच्चे तक भी रहा तो आपकी फिक्स कॉस्ट खड़ी हुई थी 1 लाख पे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया कि जिसके बाद अचानक से एक नया स्टेप ऐड हो गया। अब ऐसा नहीं है कि 1 लाख से हजार करके बढ़ा होगा। अब 101वें बच्चे पे एकदम से हमारी कॉस्ट 2 लाख हो गई और वो चलती रहेगी एक खास जगह तक। फिर वहां इस शक्ल की वजह से इसको स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो कभी कभी सवाल आपको कहेगा कि जी इदारे की टोटल कॉस्ट इतनी है, फिक्स कॉस्ट इतनी है, लेकिन अगर हम 20,000 यूनिट से ऊपर गए तो 30,000 की फिक्स कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो आप सारी कैलकुलेशन करने के बाद एंड पे अंदाजा लगाएंगे कि हमारे यूनिट्स उससे नीचे रहे या ऊपर गए। अगर ऊपर गए तो आप पूरी कॉस्ट निकालने के बाद एंड पे अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा उतनी अमाउंट ऐड कर देंगे। इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। देखिए इन्होंने बेचारों ने इंग्लिश में क्या बात की। Few costs are called step fixed cost which remain same at certain activity level, एक खास एक्टिविटी लेवल तक सेम रहते हैं, and changes when activity level changes। जैसे मेरा एक्टिविटी लेवल था 100 बच्चे, तो जैसे ही 100 से ऊपर हुए बच्चे तो हमारी स्टेप फिक्स कॉस्ट बीच में आ गई। फॉर एग्जाम्पल कंपनी यूजेज 1 सुपरवाइजर टू सुपरवाइज अप टू 25 लेबर। 25 मजदूरों के लिए एक सुपरवाइजर रखा हुआ होता है जो कि 1 लाख यूनिट्स बनाते हैं और सुपरवाइजर की कॉस्ट है 15,000। अगले महीने कंपनी सोच रही है कि हम 1,25,000 यूनिट्स बनाएं, जिसका मतलब है उनको 6 नए लेबर हायर करने पड़ेंगे। अब जब नए 6 लेबर हायर करने पड़ेंगे तो फिर क्या होगा, हमें एक एक्स्ट्रा सुपरवाइजर चाहिए होगा और उसकी कॉस्ट क्या होगी, सेम 15,000। तो हमारी लेबर की जो सुपरवाइजर की कॉस्ट है वो 30,000 पे चली गई। 15,000 थे 25 मजदूरों तक और 2 मजदूर भी ऐड हो गए तो स्टेप फिक्स कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो ये उन्होंने एग्जांपल दिया। इस दफ़ा इनकी एग्जांपल थोड़ी सी समझ आने वाली थी। फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल समझ आया। समटाइम ये मिक्स हुए हुए होते हैं। वाह जी वाह, ये मैंने यहाँ पे भी कहीं बनाया था लेकिन वहाँ हमारे पास हमने कुछ ना कुछ बना लिया है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है कभी कभी, जो ना फिक्स्ड होती है ना वेरिएबल होती है। ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो ना फिक्स्ड होती है ना वेरिएबल होती है, जो थोड़ी सी फिक्स्ड होती है और थोड़ी सी वेरिएबल होती है? सेमी वेरिएबल। ऐसी कोई कॉस्ट, कोई ऐसी एग्जांपल आपके जहन में है? घरों में इंटरनेट के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसका कभी बिल देखा है ध्यान से? उसमें कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं। बिजली के बिल में एक टेलीविज़न की फ़ीस हमेशा आ रही होती है। हम 0 यूनिट चलाएं या 5,000 यूनिट चलाएं, टेलीविज़न की 35 रुपये फ़ीस आ रही होती है। जो सोलर लगा लेते हैं उनको पर मंथ 1,000 रुपये के फिक्स चार्जेस बिल में आ रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका बिल या आपका खर्चा सेमी वेरिएबल में डिवाइड हुआ होता है। हो सकता है आपने जो पैकेज लिया हुआ हो इंटरनेट का,
वो आपसे कहें कि ठीक है जी, ये हम आपसे जो है वो आपको 1000 रुपये फिक्स चार्जेस करेंगे और उसके बाद जितना यूज़ करेंगे उतना। समटाइम कुछ मोबाइल की भी ऐसे पैकेज होते हैं कि हम पर डे आपसे 10 रुपये काटेंगे और जितना आप डाटा इस्तेमाल करेंगे वो अलग से डिडक्ट होगा। हॉस्टल्स में कई दफ़ा आप पैसे दे रहे होते हैं। कुछ हॉस्टल्स कहते हैं कि आप हमसे महीने के तय कर लें, इतने पैसे दे दें और पूरे महीने हमारे पास रहते रहें। कुछ हॉस्टल्स कहते हैं कि आप हमें इसमें 10,000 ऐड करके दें और खाना भी हमसे खाएं। कुछ हॉस्टल कहते हैं कि आप रहने का फिक्स इतना दें, खाना जितनी दफ़ा खाएंगे उसका एंड पे बिल आ जाएगा। तो आप जब भी जाएंगे खाना खाएंगे तो एक हाज़िरी होगी, एक खास कागज़ पे आप लिखेंगे और एंड पे आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और वो टोटल कॉस्ट होगी अ मिक्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, जितनी दफ़ा खाना खाया उसकी वेरिएबल कॉस्ट, और जो रहे उसकी फिक्स कॉस्ट। बात कुछ कुछ समझ आ रही है? हमारे जो पोर्टल के चार्जेस होते हैं ये सेमी वेरिएबल होते हैं। जिस जगह पे हम आप लोगों के लेक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं वो हमें कहते हैं कि ठीक है जी, आपने हमें पर बच्चा इतना फिक्स देना है, फिर आपका जो बच्चा जितनी बैंडविड्थ यूज़ करेगा उतना हम आपसे वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। तो अगर बच्चे ने लेक्चर कभी खोल के भी नहीं देखा तो हमें पर बच्चा एक खास कॉस्ट पड़ रही होती है। और बच्चा अक्सर आखिरी महीने में हमें ईमेल करके कहता है कि जी वो मैंने आपके पास एडमिशन लिया था लेकिन आप रिकॉर्ड देख लें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ा, तो मेरे पैसे सारे वापस कर दें। तो हम कहते हैं कि जालिम आदमी, तुम्हारे ऊपर हम तो खर्चा कर ही जा रहे हैं, ये सोच के कि तुम पढ़ रहे होगे या पढ़ने के बारे में गुमान रखते होगे। तो हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट पड़ती है कि एक फ़िक्स कॉस्ट जो कि आपने पर मंथ देनी है और उसके अलावा जितना यूजेज होगा उसके हिसाब से। तो अगर आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई हो तो ये कैसे पता लगेगा कि इसमें से फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है? फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहता हूं कि आपने एक बिजली का बिल देना है और बिजली के बिल में उन्होंने एक फ़िक्स अमाउंट हर महीने ऐड करनी है और कुछ अमाउंट ऐड होनी है जो आपको पर यूनिट चार्ज होगी। और आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि जब आपके यूनिट्स 100 थे तो आपको बिल आया था 13,000 का। जब आपके यूनिट्स 100 थे तो आपको बिल आया था 13,000 का। जब आपके यूनिट 200 थे तो आपको बिल आया था 23,000 का। और जब आपके यूनिट 300 थे तो आपको बिल आया था 33,000 का। अगर मैं आपसे ये 2-3 इंफॉर्मेशन शेयर करूं और आपसे कहूं कि अच्छा फिर बताओ कि हर महीने फिक्स कितना पड़ रहा है, तो मैंने इंफॉर्मेशन इस तरह से अरेंज की है कि फ़ौरन से कहानी समझ आ रही है। 100 यूनिट ज़्यादा बढ़ने पे 10,000 बढ़ रहा है, 100 यूनिट ज़्यादा बढ़ने पे 10,000 बढ़ रहा है। इसका मतलब है 100 यूनिट पे जो हमारा खर्चा आ रहा है वो 10,000 का है, तो इसका मतलब जो ऊपर का 3 है ये फिक्स्ड होगा। अब ये तो मैं इंतहाई खूबसूरत सी फिगर्स लिख दी जिसको बड़े आराम से देखते साथ ही जवाब जहन में आ जाए। अगर ये बड़ी पेचीदा करके लिखी होती, पेचीदा कर लेते हैं इसे, हमारा क्या टाइम लगना है। सौ यूनिट पे 21,600, 150 यूनिट्स पे 31,600, 180 यूनिट पे 37,600। हाँ जी, हालांकि मैंने 2 आसान वाले भी रखे, इस 150 को भी मैं ख़राब कर सकता था लेकिन मैंने सियाने बच्चों के लिए मार्जिन रखा है। जी, फिक्स कॉस्ट 1600 है,
तो जब फिक्स कॉस्ट का पता है तो उसको पुट करके वेरिएबल कॉस्ट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर यूनिट 200। अब जाहिर है इंफॉर्मेशन इतनी राउंड भी नहीं होगी पेपर में, वो उन्होंने बहुत ही कचरा मचाया होगा। 72 यूनिट्स पे 22,695 वो इस तरह से चल रहा होगा। तो इसका एक टोटका होता है जब आपके पास ऐसी कॉस्ट दी हुई हो जो सेमी वेरिएबल है। ये सेमी वेरिएबल है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें हर जगह 1600 फिक्स कॉस्ट है और आगे वेरिएबल कॉस्ट है। 1600 फिक्स कॉस्ट है और ये वेरिएबल कॉस्ट है। 1600 फिक्स कॉस्ट है और ये वेरिएबल कॉस्ट है। और ये वेरिएबल कॉस्ट को जब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर रहा हूं तो 200 रुपए पर यूनिट आ रहा है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो हमारा एक बड़ा मशहूर मेथड है, उसको हम कहते हैं हाई लो मेथड। कभी भी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो तो आप ऊपर कॉस्ट रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। हाई लो में आपने हाई कॉस्ट में से लो कॉस्ट माइनस करनी है और हाई यूनिट्स में से लो यूनिट्स माइनस करने हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, ऐसे ही करते हैं। अब आपने हाई लो के हिसाब से क्या करना है, हाई कॉस्ट माइनस लो कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाई एक्टिविटी लेवल माइनस लो एक्टिविटी लेवल। इनमें से सबसे हाईएस्ट कॉस्ट कौन सी थी? 37,600 में से लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है? हाईएस्ट पे यूनिट्स कितने थे? लोएस्ट पे यूनिट्स कितने थे? क्या जवाब आया? 37,600 में से 21,600 माइनस कर दिए 16,000, 16,000 डिवाइडेड बाय 80, जवाब क्या आया? इससे आपको पर यूनिट पता लग जाएगा और फिर ये पर यूनिट को किसी भी एक लेवल पे अप्लाई करके आप फिक्स कॉस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं काम करता हूँ इसको 150 वाले पे अप्लाई करता हूँ, तो 150 इंटू 200 कितनी होनी चाहिए थी वहाँ कॉस्ट? 30,000। और असल में कितनी है? तो अगर मैं 31,600 में से ये माइनस करूँ तो पता लग गया कि 1600 का हमारे पास फिक्स का एलिमेंट है। क्योंकि देखें ना, जो फिक्स कॉस्ट इसमें होगी वही इसमें भी होगी, तो अगर मैं इन दोनों में से माइनस करूंगा तो फिक्स भी तो फिक्स में से माइनस हो जाएगी। तो 100 से ऊपर 80 यूनिट्स ऊपर पे मुझे एक 16,000 रुपए का खर्चा बढ़ गया। 80 यूनिट ज़्यादा बनाने पे मुझे 16,000 का ज़्यादा खर्चा लगा। तो फिर मुझे पता लग गया कि मेरे पास पर यूनिट कितना खर्चा है, और जब पर यूनिट पता लग गया तो इस सिचुएशन में कहीं भी फिट कर दें तो आप फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो अगर कभी सवाल ने कोई ऐसा हो कि वो कहें कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल मिक्स है, या वो आपको 2-3 एक्टिविटी लेवल दे दें, कहें इतनी एक्टिविटी पे इतना खर्चा, इतनी पे इतना खर्चा, और नहीं समझ आ रहा फिक्स्ड है या वेरिएबल है, तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप फिक्स्ड और वेरिएबल का पोर्शन उसमें से अलग अलग कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? कुछ मैंने यहाँ एक एग्जांपल बनाई हुई थी। फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स पे 3100 का खर्चा, 300 पे 4600 का खर्चा, 400 पे 6100 का खर्चा, और फिर ब्रैकेट में लिख के बताया था कि इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल का इस तरह से मार्जिन है। हमने इस पे लगाया हाई लो मेथड। हाईएस्ट कितना है? 6100 का खर्चा, और लोएस्ट तो हमने 6100 में 3100 माइनस किया, 3000 आया। फिर हाईएस्ट यूनिट्स कितने? लोएस्ट माइनस किया, जवाब ये आया। तो इस 3000 को जब इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 15। अब 15 किसी एक पे भी लगा दें, तो हमने 300 पे 15 लगाया तो वो 4500 बना, तो इसका मतलब है 100 रुपया फिक्स कॉस्ट है। तो ये हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट किया। तो ये एक मतलब फॉर्मेट मौजूद था, लेकिन मेरा ये था कि हम एक दफ़ा कम से कम अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लें। तो ये जो मेथड हमने पढ़ा समझा, इसे क्या कहते हैं? हाई लो मेथड।
जब भी आपको पेपर में फिक्स कॉस्ट दें तो उसको आपने वैसे ही ट्रीट करना है, जब वेरिएबल कॉस्ट दें तो उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसा हम करते हैं। लेकिन अगर वो खुद से कह दें कि ये सेमी वेरिएबल है, या वो खुद से आपको ना बताएं कि फिक्स्ड है या वेरिएबल है, और आपको कह दें ये 2-3 एक्टिविटी लेवल पे इतना इतना खर्चा आता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो मिक्स कॉस्ट होगी। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर देंगे कॉस्ट में भी, डिवाइडेड बाय यूनिट्स में भी, तो फिर आपके पास आ जाएगा कि पर यूनिट हमारे पास कितनी कॉस्ट है। क्या ये बात ओवरऑल समझ आ रही है? पक्का? चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओवरहेड्स भी दो तरह के हैं। मटेरियल लेबर हमें समझ आया। ओवरहेड्स दो तरह के हैं, या प्रोडक्शन के ओवरहेड्स या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। भाई एक तो ये है कि फैक्ट्री में एक बंदा बैठा हुआ है जिसने मजदूरों को तनख्वाह देनी है। अब वो कुर्सी बना तो नहीं रहा, लेकिन वो बैठा तो फैक्ट्री में, और वो इसीलिए बैठा है कि मजदूरों को तनख्वाह देनी है। तो वो तो हो गया हमारा प्रोडक्शन के ओवरहेड्स में। और अगर मैं बात करूं कि एक हेड ऑफिस में एक बंदा बैठा हुआ है जो पूरे साल की तनख्वाहों और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम करता है, उसके होने ना होने से फैक्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको याद होगा कि आप इस तरह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की, जीपी पे पहुंचे, फिर अदर एक्सपेंस आए। तो कुछ खर्चे होते हैं एडमिन, सेलिंग वगैरह, वो इधर अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, और कुछ होते हैं फैक्ट्री के खर्चे। तो जो आपके नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो जीपी से नीचे जाएंगे, और जो प्रोडक्शन के ओवरहेड्स हैं वो जीपी से ऊपर जाएंगे। जीपी से ऊपर क्या मतलब? ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर। ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर क्या होता है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये वाले खर्चे, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी फिक्स्ड और वेरिएबल हो सकते हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी फिक्स्ड और वेरिएबल हो सकते हैं। तो ओवरहेड्स दो तरह के हो सकते हैं। तो हमारे काम के कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन से ओवरहेड्स हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड। तो अगर सवाल ने हमें कुछ और ओवरहेड्स दिए हैं और हमने सिर्फ जीपी तक निकालना है, तो हम बाकी ओवरहेड्स को इग्नोर कर देंगे। और अगर हमें वो कहें नेट प्रॉफिट निकालना है, फिर उन सारे ओवरहेड्स को लेंगे। ओवरहेड की चंद एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री मशीन की डेप्रिसिएशन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फैक्ट्री की इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फाइनेंस डायरेक्टर की सैलरी, ये अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ रहा। अकाउंट्स के जो क्लर्क का कंप्यूटर, उसकी डेप्रिसिएशन एडमिन में जा रही है। डिलीवरी व्हीकल जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रही हैं, हम एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा कर रहे हैं, सेलिंग ओवरहेड या मार्केटिंग ओवरहेड। मार्केटिंग के खर्चों का मतलब है वो जो हमारी चीज़ बिकवाने में हेल्प किए। एडमिन ओवरहेड का मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करने में। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड उन खर्चों को कहेंगे जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन से रिलेटेड आए, और ज़्यादातर ये डायरेक्ट नहीं होते। डायरेक्ट खर्चे मटेरियल के होते हैं और लेबर के होते हैं। ओवरहेड्स को हम नॉर्मली इनडायरेक्ट कहते हैं। क्या हमें ये सारी बातें समझ आ रही हैं? हम घबराए तो नहीं बैठे? पक्की बात है। हम यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं। अगर हमें यहाँ तक की बात समझ आ गई है तो हम उसके बाद कल इस फिनोमेना में जा सकते हैं कि जब मुझे मटेरियल पर यूनिट पता लग गया, लेबर पर यूनिट पता लग गया, तो क्या ओवरहेड्स को भी पर यूनिट निकालने का कोई तरीका है हमारे पास? तो वहाँ से फिर हम ओवरहेड्स की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस समझ आ गया? क्या आपको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का फर्क समझ आया? क्या आपको पता है प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? क्या आपको पता है कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं? क्या आपको पता है कि ओवरहेड फैक्ट्री रिलेटेड भी हो सकते हैं, अदर देन फैक्ट्री भी हो सकते हैं? क्या आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के जो क्वालिटीज़ हैं वो डिफरेंस समझ आए हैं? क्या सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका समझ आया है? तो क्या मैं एक सवाल आपको दे के आपके ज़मीर पे से बोझ ख़त्म कर सकता हूँ कि हमने कोई सवाल खुद किया ही नहीं, सर ही करते रहे बेचारे? चले एक सवाल आपको दे देता हूँ अभी के अभी करके, और इसको निपटाने वाली करें।
फिगर्स भी तो फिर अजीब अजीब सी होनी चाहिए ना, इतनी अजीब ना कर दूँ कि मुझे भी भूल जाए। अल्लाह खैर करे। आपको टेंशन में डालने के लिए मैं खुद जो है ना, मज़ा आएगा, ऐसे ही मज़ा आएगा। नहीं, थोड़ा सा ऐसे बदलते हैं। लग रहा है मैंने कोई वैरायटी सही करा दी है। 1762600। आपको पेचीदा फिगर्स देने के चक्कर में कोई कैलकुलेटर, मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ ये फिगर सही है भी या नहीं। चलिए, असली वाला कैलकुलेटर हमारे पास आया। आपको तकलीफ़ देने की ख्वाहिश महंगी ना पड़ जाए। नहीं, लें जी, ये 6-2 है। पच्चीस यूनिट 6,37,600, 70 यूनिट 17,62,600 और 100 यूनिट 25,12,600। $12,600 फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है और वेरिएबल कॉस्ट 25,000। जिस जिसका ही जवाब आता गया उसकी छुट्टी हो गई। हाँ जी, 25,000 फिक्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और 12,600 फिक्स कॉस्ट। कहानी समझ आई? हाई लो, हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करना है और नीचे यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस करने हैं। पहले मैंने खुद किया था, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि जाने से पहले एक दफ़ा आप लोग भी ये वाला तजर्बा करके देख लें। तो अब हमें ओवरऑल कॉस्ट के बेसिक समझ आ गए हैं, ओवरहेड्स की कहानी समझ आ गई है। तो कल से हम उस जंग में लग जाएंगे कि जो ओवरहेड्स है इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालने का क्या तरीका है। डन। जो लोग नहीं आए थे शुरू में, कोशिश ये करें कि कम से कम ओरिएंटेशन के बाद आगे 2 लेक्चर्स, 3 टोटल लेक्चर्स हैं, चाहे थोड़ा तेज़ी पे भी चला के देख लें, लेकिन ज़रूर चला के देखें, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मैथ की हमने प्रैक्टिस की है जो हमें थ्रू आउट अब काम आएगी और ये सारे कॉन्सेप्ट में हमें हेल्प रहेगी। तो आज भले ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन कोशिश करें अगर आज में कम से कम 2 वीडियोस देख लें तो एक हौसला हो जाए। वीडियोस इस वक्त यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, यानी अगर आप में से किसी का एडमिशन अभी नहीं भी हुआ तो यूट्यूब पे 5-6 दिन तक हम वीडियोस डालते रहते हैं। तो यूट्यूब पे जाके SBI लिख के सर्च करना है, सेकंड रिजल्ट SBI का आएगा, फर्स्ट आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि वो भी SBI है। वो किसी भी टाइम पे जो है ना, अब फर्स्ट हमारा आ रहा है। अरे वाह, चलें, हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रीच से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया। तो वो किसी भी वक्त वो अचानक से किसी जगह हमारे ऊपर क्लेम भी कर देंगे कि जी आप गलत एब्रीविएशंस यूज़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिन्होंने नहीं अटेंड किया था। और एक रजिस्टर सबने परचेज़ कर लेना है, मोटा सा बड़ा सा रजिस्टर, ऐसा जो आप पूरा सेशन ख़त्म ही ना कर सके। और एक
कैलकुलेटर जो कि आपके पास हर दिन होना चाहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला।